हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्व कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्यूशन कर रहे थे एनसीईआरटी से। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पेज नंबर 209 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 209 ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपको मिला है तो मैं आपको बता दूं क्लास 10th का पूरा सिलेबस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। खास बात ये है इस चैनल के बारे में बच्चों, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? बच्चों देखिए, सीबीएसई ने आपके एनसीईआरटी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और बुक लगा रखी है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, उसको जरूर करके जाइएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कहाँ मिलेगा सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन? सर कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। तो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा है, वहाँ देखो रीड मोड पे क्लिक कर लेना। आपके मोबाइल में पूरा सिलेबस बच्चों वहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पे मिलेगा। ऊपर जो लिंक्स मिलेंगे चैप्टर पढ़ाया हुआ है, नीचे जो लिंक मिलेंगे सब हेडिंग पढ़ी हो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे। उसके बाद चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते एनसीईआरटी में पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ टॉपिक वाइज। बट फिर भी जो बच्चे चैप्टर नहीं फॉलो करके आए हैं मेरा, वो कह रहे हैं सर एनसीईआरटी की अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, तो वो भी इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी किसी भी चैप्टर की, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, सब कुछ पिन कमेंट में चेक कर लीजिए। फिर भी किसी चैप्टर की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही बच्चों आपको, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। कौन से नंबर पर? मेरा नंबर है 7503644171, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करो तो यहाँ से हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। वैसे आपको सब कुछ पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर भी 7503644171 पे पिन आप मेरे को व्हाट्सअप डाल सकते हैं। चलिए, नए बच्चों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन थी और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो सब कुछ पता है कैसे चैनल पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वाई आर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखो, इलेक्ट्रिसिटी का अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मैं तो ये चाहूँगा पहले अगर आप चैप्टर पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। पिन कमेंट में चैप्टर मिल जाएगा। बट अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो यहाँ मैं सारी चीज़ें बताता हुआ आपको चलता हूँ वैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। अब देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कॉइल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, आपने देखा होगा आपके घरों में इलेक्ट्रिक टोस्टर होगा, और इलेक्ट्रिक आयरन्स होंगे जिसको यूपी में हमारे प्रेस बोला जाता है, कपड़े प्रेस कर दो ठीक है ना। तो ये देखिए एक इलेक्ट्रिक आयरन हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। और फिजिक्स में हम कॉइल को कैसे दिखाते हैं? कॉइल का मतलब बच्चों समझो ना कि कोई हीटिंग एलिमेंट लगा होगा अंदर। क्या लगा होगा? कोई हीटिंग एलिमेंट लगा होगा जो गर्म हो जाता होगा, उसी को ये लोग कॉइल बोल रहे हैं। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट ये देखिए हमने लगाया हुआ है, इसको बोला है हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ, ये देखिए नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है? एलॉय होता है। कुछ बच्चे नहीं समझते हैं एलॉय क्या होता है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ाया हुआ है। एलॉय क्या होता है बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को हम लोग मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स करते हैं? अब जैसे नाइक्रोम एक एलॉय है, नाइक्रोम एक एलॉय है। देखो बच्चों, आयरन एक प्योर मेटल है, आपको पता है आयरन आयरन है, ठीक है। निकल है, वो एक प्योर मेटल है। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं, होमोजीनियसली मिक्स कर देते हैं, होमोजीनियसली मतलब सबका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय। एलॉय बन जाता है। जैसे कि बच्चों नाइक्रोम एक एलॉय है जो कि निकल, Ni का मतलब निकल, Cr का मतलब क्रोमियम, Mn का मतलब मैग्नीज, Fe का मतलब आयरन, ठीक है ना। तो इतने सारे मेटल्स हैं, चेक कर लीजिए। निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन को मेल्ट कर दिया, अच्छे से सबको मिक्स करके छोड़ दिया, ठंडा होकर जो सॉलिड आपको मिला उसको उन्होंने क्या बोल दिया? नाइक्रोम। तो नाइक्रोम एक एलॉय है विच इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए एक एलॉय यहाँ पर लिया है, एलॉय का इन्होंने हीटिंग एलिमेंट यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये देखिए प्लस वाली वायर आई हुई है और यहाँ से माइनस वाली वायर आई हुई है और बीच में क्या लगा दिया इन्होंने? हीटिंग एलिमेंट। अब प्लस वाले से बच्चों करंट ऐसा एंटर करेगा और करंट ऐसा एंटर करेगा तो ये हीटिंग एलिमेंट में से नाइक्रोम की जो एलिमेंट है, नाइक्रोम की जो कॉइल है, इसमें से होके जाएगा। यहाँ से करंट एंटर करेगा प्लस से और ऐसा माइनस से निकल जाएगा। कहाँ से होते हुए निकलेगा करंट बच्चों? बताइए। ये हीटिंग एलिमेंट से निकलेगा। करंट निकलने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन का चलना। अरे भाई, फ्लो ऑफ करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चलना। आप सोचो, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे बच्चों और हम इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अगर कोई ऐसा एलिमेंट लगा दें, कोई ऐसी कॉइल लगा दें जिसका रेजिस्टेंस हाई हो जाए, जिसका रेजिस्टेंस हाई हो जाए। रेजिस्टेंस हाई होने का क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन जब चले तो डिफरेंट टाइप के आयंस और एटम से टकराएं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ज्यादा कोलिजन्स होगा तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन चलते हुए आ रहे हैं जब वो टकराएंगे रास्ते में, बात समझो ना, ये जो नाइक्रोम की एलिमेंट है इसके अंदर बहुत सारे एटम्स और आयंस है, इससे जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे अंदर तो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, वो आएगा हीटिंग एलिमेंट में से निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? हीट में। कब चेंज होगी? सोचो, जब वो ज्यादा कोलिजन करेगा, अंदर ज्यादा टक्कर करेगा, यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस करेगा। यानी कि हीटिंग एलिमेंट जो होते होंगे उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होना बहुत जरूरी है, तभी वो हीट होगा। बात समझे? अगर रेजिस्टेंस ना हो बच्चों इसका अच्छा, तो सोचिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा और चुपचाप ऐसा
ज़्यादा टक्कर तो खाएगा नहीं, निकल जाएगा। तो अपनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है, उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन के कारण जो एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ नहीं कर पाएगा, एनर्जी लूज़ नहीं करेगा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो वो हीट के फॉर्म में चेंज ही नहीं होगी, तो कहाँ से गर्म होगा बताओ ये। तो आपको ऐसा एलिमेंट लगाना है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। बात समझ में आई कि नहीं, या जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है, क्लास 1 में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं। तो सुनो, रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है रेजिस्टेंस का, R = रो L/A, ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर R को आप लोग क्या बोलते हैं बताइए, रेजिस्टेंस बोलते हैं, सही है। और रो क्या होता है बताइए, रेजिस्टिविटी, जो कि क्या होता है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है, ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई कि नहीं। क्या करते थे हम लोग, L की वैल्यू 1 लेते थे और A की वैल्यू 1 लेते थे, यानी कि लेंथ 1 मीटर लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना लीजिए 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो R = क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो जवाब है रो का मतलब रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है। कब, जब आप किसी वायर का 1 यूनिट लेंथ ले लीजिए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना कर दीजिए 1 यूनिट, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। बस सिंपल, यानी कि सिंपल शब्दों में सोचो, ज़्यादा दिल पे मत लो, जो रेजिस्टिविटी होगी अभी के लिए मान लो वही क्या है, रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा है बच्चों किसी मटेरियल की, और रेजिस्टिविटी शब्द का यूज इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। बात समझ में आएगी नहीं। जैसे कि आयरन की रेजिस्टिविटी अलग होगी तो आपकी ये नाइक्रोम की अलग होगी, निकल की अलग होगी, तो आपकी नाइक्रोम की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, निकल की अलग होगी। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये चीज़ है, ये किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सुन लो सीधे शब्दों में कि रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी क्या है, ज़्यादा है। अभी ऐसे ही सोच लो आप, ठीक है ना। तो अगर किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब है जब वो एलिमेंट में से होकर गुजरेंगे तो ज़्यादा टक्कर महसूस करेंगे, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा लूज करेंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज आएगी, हीट में, और वो एलिमेंट गर्म हो जाएगा। और उस हीट का आप कुछ यूज़ कर सकते हो, आप टोस्टर में यूज़ कर सकते हो उसका, आप अपने कपड़े प्रेस कर सकते हो, आयरन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब उन्होंने आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, उन्होंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि भैया आप ये बताइए कि जो कॉइल होते हैं ना इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, कॉइल आप प्योर मेटल के क्यों नहीं बनाते हो, आप इसको एलॉय के क्यों बनाते हो। तो सीधी सी बात है बच्चों, आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल डेटा लिखा हुआ है, ये देखिए, ये रो ऑफ नाइक्रोम, मतलब हमने रेजिस्टिविटी लिखी है नाइक्रोम की, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी नाइक्रोम की हमने लिखा है 110 × 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आयरन की रेजिस्टिविटी कितनी लिखी है, 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर। निकल की कितनी लिखी है, 6.84 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ध्यान से चेक करिए बच्चों, सबकी जो 10 वाला चीज़ है वो सब में सेम है, तो आप किसको कंपेयर करोगे, इसके आगे जो नंबर लिखे हुए हैं इसको कंपेयर करोगे। अब मुझे आप ये बताइए, आयरन क्या है, प्योर मेटल, निकल भी क्या है, प्योर मेटल, लेकिन नाइक्रोम क्या है, प्योर मेटल नहीं है, वो एलॉय है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। तो ध्यान से चेक करिए, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी तो बच्चों 110 है, सही है ना। तो इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है नाइक्रोम की कि नहीं है बताइए, है। यानी कि ये जब इसमें से करंट पास करेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, जिससे ये ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, सही है। और हीट की ही तो आपको ज़रूरत है इलेक्ट्रिक टोस्टर में और क्या, आयरन में, ठीक है। कैसे, एक फॉर्मूला आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था, H = what, I²R/T। I क्या होता था, करंट, R क्या होता था, रेजिस्टेंस, और T क्या होता था, टाइम। तो चेक कर लीजिए यहाँ से, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H का मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सही है। तो ये चीज़ है। तो पहला कारण क्या है कि रेजिस्टिविटी हाई होती है किसकी, एलॉयस की, रादर देन प्योर मेटल, ये पहला कारण है। रेजिस्टिविटी हाई होगी मतलब रेजिस्टेंस हाई है, मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, खत्म काम। अब दूसरी बात सुनिए जरा, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब आप एलॉय बनाते हो बच्चों, ठीक है, तो एलॉय हम बनाते ही क्यों हैं, क्योंकि हमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए कुछ ना कुछ मेटल की, हमें कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए मेटल की। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं। अब देखिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, बात समझिए। अगर हम बच्चों यहाँ पर आयरन का यहाँ पर कॉइल बना लेते तो आयरन भी गर्म होता, हम मना नहीं कर रहे हैं, आयरन भी तो हीट हो जाता है यार, हो ही जाता जैसे तैसे, थोड़ा बहुत तो हो जाता, ठीक है। इससे ये 110 है, ये क्या है, ये 10 है, तो 11 टाइम्स कम ये हीट होता, बट हाँ चलो हीट हो जाता। लेकिन पता है जब ज़्यादा आप करंट डालते हैं इसमें, सोचते लाओ इसमें और करंट डालें, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं, इसमें हायर पोटेंशियल डिफरेंस कर देते क्रॉस द ये जो भी आपका आयरन, तो ज़्यादा करंट इसमें जाती है। जब करंट ज़्यादा जाएगी तो हीट ज़्यादा जाएगी, चेक कर लो, हीट इज I², ऐसा कुछ कर सकते हो आप, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों, तो आप ये तो चेक करो ना कि आयरन मेल्ट भी तो हो जाता, या फिर ऑक्सीजन तो आसपास है ही है ना, वातावरण में यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर लेता, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती, जिसको हम बोलते हैं बर्न हो गया, आयरन का कॉइल जल गया, ये सब हम बोल देते हैं साधारण भाषा में। या तो मेल्ट हो जाता, या तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके
बर्न हो जाता, मेल्ट हो जाएगा तो कॉइल लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए, खराब हो जाएगा प्रेस आपका। तो आपको क्या चाहिए, आपको दोनों चीज़ें चाहिए कि आपने यहाँ पे जो कॉइल यूज़ करी हुई मेल्ट नहीं होनी चाहिए। बच्चों सुन लो, मेल्ट नहीं होनी चाहिए का ये मतलब है कि जब हीट आए तो उसके जो बॉन्ड्स है ना, उसको बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाए। किसके बॉन्ड्स को, जो सारे एटम्स वहाँ पर हैं, देखिए कौन कौन से एटम्स हैं, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इन सब एटम के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, एटॉमिक कुछ ना कुछ, इनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होगी, केमिकल बॉन्डिंग हुई, वो टूट ना जाए कहीं। एलॉय में यही तो होता है, यही तो फायदा होता है एलॉय में। जब हम मिक्सचर कर देते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, तो स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग हो जाती है। अब उसको आप हीट खूब करते रहो, खूब करते रहो, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा बेचारा तभी तो मेल्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों एलॉयस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, तो मेल्ट तो ये होंगे नहीं। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या काम करना है, दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये रिएक्शन ना कर जाए, किससे, वातावरण में यहाँ पे आसपास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, भाई आप कमरे में आयरन कर रहे हो, क्या ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, बताओ यहाँ पर, हाँ, क्या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एलिमेंट के पास नहीं आ गए होंगे, बिल्कुल। जब हमारे आसपास हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स तो एलिमेंट के पास भी जा सकते हैं। तो एलिमेंट सोचो अगर मेटल का बना है और प्योर मेटल का, प्योर मेटल आयरन आपको पता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के Fe2O3 बना देगा, ठीक है ना, खराब हो जाएगा, बोलेंगे बर्न हो गया या फिर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ सभी जो क्या नाम है आपके एलॉय में जो सभी एटम्स हैं वो आपस में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग करके ऐसा कुछ ना कुछ बैठे हुए हैं एलॉय में, उनको फ्री होने का मौका ही नहीं मिलेगा। आयरन बेचारा फ्री ही नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कहाँ करेगा, मैग्नीज फ्री ही नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कहाँ करेगा, कोई भी बर्निंग या ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। कोई डाउट है, तो मेल्ट भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन या बर्निंग रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, बर्न नहीं होगा। और क्या बताया है, और इसकी रेजिस्टिविटी एलॉयस की हाई होती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगी। यही हीट ही तो हमको चाहिए। अब यही दोनों पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब बच्चे पूछते सर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हम एग्जाम में लिखें, जी नहीं, ये आपको फील कराने के लिए हमने दिखाया हुआ है। आपको एग्जाम में ना तो डायग्राम बनाना, कुछ नहीं करना है, बस याद हो गया होगा आपको ये दोनों पॉइंट लिख देने। फर्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल। जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसकी, एलॉय की, वो प्योर मेटल से हाई और होती है। फिर बच्चों ब्रैकेट में एक रीजन भी आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि हायर रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस विच प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट ऑन पासिंग करंट। जब हाई रेजिस्टेंस होगा, करंट पास करेंगे तो चेक कर लीजिए हाई रेजिस्टेंस, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। फिर सेकंड पॉइंट में आप लोगों को लिखना है स्टूडेंट्स, एन एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न इजिली इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर वहां हाई हो रहा है, लगातार हीट प्रोड्यूस हो रही है लगातार हीट, तो हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी यहाँ पे जो होते हैं एलॉय में जो एटम्स होते हैं ना मेटल के, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते, फ्री ही नहीं हो पाएंगे, तो रिएक्शन कहाँ करेंगे, तो कोई बर्निंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगी वहां पर। ठीक है ना, अगर रिएक्शन हो जाएगी तो एलिमेंट आपका खराब हो जाएगा, सही ना। कह रहा है कि आगे पढ़िए, व्हेन इट इज रेड हॉट, जब वो एकदम रेड हॉट गर्म हो जाता है तब भी रिएक्शन नहीं होती है। और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि एलॉय डज नॉट मेल्ट रीडली। ठीक है, मतलब एलॉय जल्दी से मेल्ट भी नहीं होंगे बच्चों, ठीक है ना, बहुत मजबूत इसमें बॉन्ड होते हैं। लेकिन मैं आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ कि आपने घरों में देखा होगा जब आयरन पुराना हो जाता है हमारा तो खराब हो जाता है, बोलते हैं भैया इसका कॉइल बदलना पड़ेगा, याद है। वो क्या होता है बच्चों, डेली आप कर रहे हो, साल 2 साल हो गया, इतना बेचारा हीट झेल चुका है कि उसके बॉन्ड वीक पड़ जाते होंगे। जब बॉन्ड वीक पड़ जाते हैं तो एक दिन कॉइल हम बोलते हैं जल गया, कॉइल जल गया, आप चेंज करना। जल गया का क्या मतलब है, जब यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, लगातार उसको हीट मिल रही है, डेली एनर्जी दे रहे हो उसको, लगातार हीट मिल रही लगातार उसको, तो बॉन्ड वीक हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ से एटम्स ये सब फ्री होके ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगेंगे और कॉइल आपका खराब हो जाएगा, तो नई कॉइल डालनी पड़ती है। ठीक है ना, ओके। बहरहाल ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लीजिए। पेज नंबर 209 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूजिंग द डेटा इन द टेबल 12.2। ठीक है ना, तो आप लोग बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास इतनी जगह नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी में एक काम करिए, पेज नंबर 207 ओपन कर लीजिए। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए पेज नंबर 207 पे ये एक आपको टेबल दी हुई है, सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। पेज नंबर 207 पे ये टेबल दी हुई है, इसको आप लोग ओपन कर लीजिए। ठीक है, इस टेबल को देखते हुए, और इस टेबल में क्या हेडिंग पड़ी हुई है ध्यान से चेक करिए बच्चों। यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दिखाई गई 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये देखिए टेबल 12.2 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये देखिए सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर एल्युमिनियम की, इस तरीके से आपको रेजिस्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो रेजिस्टिविटी वाला टेबल या तो आपको देंगे या तो कुछ सब्सटेंसेस की आपको रेजिस्टिविटी वहाँ पे दी रहेगी, तो वहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा के यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको पहले पढ़ना आना चाहिए। आइए मैं आपको कुछ नंबर्स को पढ़ा के दिखाता हूँ कैसे पढ़ना चाहिए नंबर्स को। जैसे कि बच्चों देखिए जरा, अगर कहीं लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁸ लिखा हुआ है,
ठीक। और कहीं पर लिखा हुआ है मान लीजिए 1.8 इंटू 10⁻⁻9 लिखा हुआ है, सही है। अब जब पावर्स 10 की पावर अगर अलग अलग है, चेक करो, यहाँ 10 की पावर -8 है और यहाँ 10 की पावर -9 है, ठीक है ना। तो जब पावर्स डिफरेंट होती है ना, तो आपको ये पावर मतलब 10 की पावर के आगे जो नंबर लिखा है ना 1.8 और 1.6, इसको नहीं चेक करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि पावर्स अलग अलग हैं क्या, हाँ, तो आप पावर को चेक कर लीजिए। अब चेक करो 10 की पावर -8 और 10 की पावर -9 में बड़ा कौन है। जब 10 की पावर नेगेटिव होती है तो जो छोटा नंबर दिखाई पड़ेगा वो बड़ा होता है, ठीक है ना। यानी कि 10 की पावर -8 इज ग्रेटर देन 10 की पावर -9। ये बात सभी बच्चे ध्यान रख लें, गलत मत कर देना। तो ये देखिए ग्रेटर का हमने साइन लगा दिया, यानी कि 10 की पावर -8 बड़ा होगा और 10 की पावर -9 क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। आइए अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि 1.6 इंटू 10⁸ लिखा होता और यहाँ लिखा होता 1.8 इंटू 10⁻9 लिखा होता, सही है। अब चेक करिए 10 की पावर सेम नहीं है, तो 10 की पावर यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो जब 10 की पावर पॉजिटिव होती है तो नॉर्मल रूल चलेगा, यानी कि जो पावर बड़ी होगी वही वाला बड़ा माना जाएगा। जैसे कि 10 की पावर 9 बड़ा है 8 से, तो ये ग्रेटर हो जाएगा इस बार, यानी कि 1.6 इंटू 10⁸ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻9 से। कोई डाउट है। ये तो हमने आपको कहानी बताई किसकी, कि जब पावर्स आपकी कैसी रहती हैं, डिफरेंट, ठीक। लेकिन जब पावर सेम हो जाए तब कैसे चेक करते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए 1.6 इंटू 10⁻, अब बार बार 1.6 ही नहीं लूँगा मैं, 2.6 ले रहा हूँ, चलो 2.6 इंटू 10⁻−8 है, ठीक। और दूसरा नंबर है बच्चों 3.6 इंटू 10⁻−8 है, ठीक है। अब देखिए 10 की पावर में यहाँ पे भी -8 है, 10 की पावर में -8 यहाँ पर भी है। तो जब 10 की पावर में जो नंबर होते हैं ना, अगर वो सेम है तो आपको 10 की पावर वाले चीज़ को नहीं चेक करना है, फिर आपको 10 की पावर के जो आगे लिखा है ना उसको चेक करना है। यानी कि 10 की पावर -8 के आगे क्या लिखा है, 3.6, और यहाँ 10 की पावर -8 के आगे क्या लिखा है, 2.6। तो पावर जब सेम है इनको मत देखो आप बस 10 की पावर के आगे जो नंबर लिखा है उनको देखो, कौन बड़ा है बताओ दोनों में से, 3.6 बड़ा है कि 2.6 बड़ा है, 3.6 बड़ा है। तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻8 इज ग्रेटर देन व्हाट दिस, यानी कि 2.6 इंटू 10⁻8 इज लेस देन 3.6 इंटू 10⁻8। ये छोटा हो गया और ये आपका बड़ा हो गया, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए पॉजिटिव पावर हो जाती ना अगर, तब भी यही रूल चलता, चेक कर लो। बस पावर यहाँ पर सेम है, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 पावर सेम है, तब भी आपको आगे वाला नंबर चेक करना होता। 2.6 छोटा है 3.6 से, तो इधर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक। ये छोटा हो गया और ये आपका बड़ा हो गया। कोई डाउट है? तो अब आइए जरा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि सुन लीजिए बच्चों, जो रजिस्टिविटी होती है उसको आप रेजिस्टेंस भी थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, ठीक है ना। रजिस्टिविटी को आप अभी रेजिस्टेंस मान लीजिए, क्योंकि क्लास में हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि रजिस्टिविटी क्या होती है, स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है। जब कोई मटेरियल ले लेते हैं उसका 1 मीटर लेंथ है, भाई चेक करो ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, R = ρl/a। R क्या होता था बोलिए, रेजिस्टेंस होता था, सही है। L क्या होता था बताइए, लेंथ होता था। A क्या होता था, क्रॉस सेक्शन एरिया होता था, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। और रो क्या होता था, रजिस्टिविटी होती थी कि नहीं होती थी, रो क्या होती थी, रजिस्टिविटी। तो L को 1 कर दो और A को 1, तो 1/1 हो जाएगा, तो R = ρ आ जाएगा, R = ρ। तभी तो हम कह रहे हैं क्या कि रजिस्टिविटी को आप किसके इक्वल मान सकते हैं, रेजिस्टेंस के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि ये टेबल ही ऐसे बनाई गई है कि सभी मटेरियल्स का, जैसे कि ये जैसे सिल्वर है, कॉपर है ना, तो जब सिल्वर का डेटा निकाला गया होगा तो सिल्वर का 1 यूनिट लेंथ लिया गया होगा लैब में और 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लिया गया होगा और उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लिया गया होगा। तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगी, उसकी रजिस्टिविटी, ठीक है ना। अब सुन लीजिए, देखिए बच्चों, अच्छे कंडक्टर कौन होते हैं बताइए। अच्छे कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाए, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें अच्छे से पास हो जाए, अच्छे से जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे तरीके से पास हो जाए, वो अच्छे कंडक्टर होंगे। यानी कि जिनका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। सुन लो, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट ज़्यादा होगा। चेक कर लो, अगर रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा, तो करंट आपका कैसा होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकने वाला, सही है ना। तो रेजिस्टेंस कम हो जाए तो करंट अच्छा फ्लो करेगा, और करंट अच्छा फ्लो करेगा तो वही तो अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक। अब सुनिए, हमने आपको क्या बताया है कि रेजिस्टेंस की जगह आप रेजिस्टिविटी सोच सकते हो, रेजिस्टिविटी की जगह आप रेजिस्टेंस सोच सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोचें तो रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या सोच सकते हैं, रो को सोच सकते हैं। रो का मतलब रेजिस्टिविटी। तो बच्चों, जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी उसका ही, उसी में तो करंट अच्छी तरीके से फ्लो करेगा। रेजिस्टिविटी अगर लो होगी तो करंट हाई होगा, ऐसे सोच सकते हो आप। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम वो अच्छा कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा वो खराब कंडक्टर, सही। जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो अच्छे से करंट कहाँ फ्लो होने देगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए,
कह रहा है कि टेबल को यूज करते हुए पार्ट ए कह रहा है कि विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। ठीक है, आयरन और मरकरी में अच्छा कंडक्टर कौन है? तो बच्चों देखिए टेबल में जाइए, आयरन की आप रेजिस्टिविटी चेक कर लीजिए और मरकरी की चेक कर लीजिए। जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी ना, कम होगी ना, वही अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो इस टेबल में आप लोग देखेंगे आयरन की जो रेजिस्टिविटी है वो 10.0 इंटू 10⁻⁸ है। रो ऑफ आयरन, रो का मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 10.0 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी आप देखोगे तो 94.0 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब मुझे बताइए बच्चों 10 की पावर कैसी बताइए? सेम है। 10 की पावर जब सेम होती है तो हम आगे वाला नंबर चेक करते हैं। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर 94 बड़ा है कि 10 बड़ा है? भाई 94 बड़ा है। इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी आपकी किसकी? आयरन की। आयरन की रेजिस्टिविटी बच्चों लेस हो गई किससे? रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी से। हो गई कि नहीं हो गई बताइए? तो बच्चों अच्छा कंडक्टर कौन? जिसकी रेजिस्टिविटी कम, यानी कि आयरन की रेजिस्टिविटी कम है, लो है आयरन की रेजिस्टिविटी, इसलिए आयरन इज द गुड कंडक्टर रादर देन मरकरी। सही है ना? तो ये देखिए यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेस देन दैट ऑफ द मरकरी देयरफॉर आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी। कोई डाउट है बताइए? पार्ट 2 देखिए, बी पार्ट कह रहा है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। पूरी टेबल में देख के बताना है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। सुनिए बच्चों, जिसकी रेजिस्टिविटी लोएस्ट हो, पूरी टेबल में जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो? लोएस्ट हो। इसके लिए क्या करें सर? इसके लिए आप सबसे पहले ये चेक करिए कि 10 की पावर सबसे कम कौन सी है इसमें। देखिए 10 की पावर सबसे कम कौन सी है? सबसे कम पावर कौन सी पॉसिबल है 10 की पावर? -8 है, -6 भी है और 14 है। फिर तो नीचे तो पॉजिटिव पावर है, यानी उसको छोड़ो। तो छोटी पावर में आपको दिखाई पड़ रहा है 10 की पावर -8 और 10 की पावर -6, है ना? दो चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। 10 की पावर -8 दिखाई पड़ रहा होगा, 10 की पावर -6। बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन? -6 वाला बड़ा है। ये बड़ा है तो 10 की पावर -8 क्या हो गया? छोटा हो गया। यानी कि अब आपको 10 की पावर -8 वाले में सबको चेक करना है। पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि 10 की पावर -6 वाला छोटा है कि 10 की पावर -8 वाला छोटा है। तो जवाब है 10 की पावर -8 वाला छोटा है। तो 10 की पावर -8 वाले जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए, 10 की पावर -8 वाले बच्चों यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं आपको लाइन से, तो 10 की पावर -8 तो सब में कॉमन है। उसके आगे वाले नंबर्स को चेक कर लीजिए, जिसमें सबसे छोटा नंबर होगा वही की रेजिस्टिविटी सबसे छोटी होगी। बात समझ में आई कि नहीं है? तो चेक कर लो जरा पूरी टेबल में। अगर आप ध्यान से चेक करें तो 10 की पावर -8 के आगे 1.60 जो लिखा हुआ है ना सिल्वर में, वही सबसे छोटा है। बाकी तो अगर आप कॉपर में देखोगे तो 1.62 लिखा हुआ है। भाई कॉपर का क्या लिखा हुआ है? कॉपर का क्या लिखा है? 1.62 इंटू 10 की पावर -8। तो भाई 1.62 और 1.60 में छोटा कौन? 1.60 छोटा होता है। तो हम कॉपर की बात नहीं करेंगे। और आप चेक कर लीजिए 10 की पावर -8 के आगे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सब में, जैसे कि एल्युमिनियम देख लो 2.63 लिखा हुआ है, वो भी बड़ा हो गया। टंगस्टन 5.20 हो गया, वो भी बड़ा हो गया। तो 10.-8 के आगे जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज 1.60 और सिल्वर के लिए। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी यहाँ लोएस्ट है, इसलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सिल्वर हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ, वैल्यू लिख देना टेबल से देख के, 1.60 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर। देयरफॉर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई डाउट है बताइए? अब एग्जाम में क्वेश्चन ना टेबल बना के तो नहीं आएगा, 3-4 आपको रेजिस्टिविटी वो लोग दे देंगे, है ना? बोलेंगे कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी भी लगा दो। ठीक है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी का मतलब क्या? कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है ना? लगा लोगे? ठीक है, ओके, कर लीजिए। Now students, page number 213, question number 1 is the very easy question. कह रहा है draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells. ध्यान दें बच्चों, उन्होंने क्या बोला है? बैटरी ऑफ 3 cells each of 2 volt, मतलब एक बैटरी बनानी है। बैटरी क्या होता है? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? बैटरी। क्या सेल्स को पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं? हाँ, कनेक्ट करते हैं। क्लास 10th में नहीं पढ़ना है आपको, क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो उसको छोड़िए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? 3 सेल्स लेना है। हर एक सेल कितने का है बच्चों? 2 वोल्ट का है। हर एक सेल कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है? 2 वोल्ट। उनको सीरीज में लगा देना है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर 3 सेल्स हैं, 2 वोल्ट का एक सेल है, तो टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे 3 सेल मिलके? तो जवाब है 2 + 2 + 2 6 वोल्ट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए जरा 3 सेल्स बना लेते हैं, फिर देखते हैं और क्या कह रहे हैं ना। तो बच्चों, तो आइए स्टूडेंट्स हम बनाते हैं। पहले 2 वोल्ट के 3 सेल्स ले लेते हैं, ठीक है ना, और उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए एक सेल कैसे बनाते हैं? एक बड़ा सा ऐसे डंडा खींचते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा लाइन सेगमेंट, एक छोटा सा लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये प्लस ये माइनस, ये फर्स्ट सेल लिया हमने, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये सेकेंड सेल रखा हुआ है सपोज, इसको उठा के लेके आइए और यहाँ पे ऐसे चिपका दीजिए, ये देखिए
तो जब इसको उठा के ऐसे लेके आओगे तो प्लस वाला फर्स्ट सेल के नेगेटिव में कनेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव इसका यहाँ आ जाएगा। अब एक और सेल लगाए रखा है ऐसा, उसको लेके आइए तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। यानी कि सेकेंड सेल का जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट सेल के नेगेटिव में, थर्ड सेल का जो पॉजिटिव है वो सेकेंड सेल के नेगेटिव में कनेक्ट करते हैं। तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। पैरेलल वाला क्लास 12 में करोगे। अब करना क्या बच्चों, फाइनली हमको यहाँ लिखना होता है क्या? प्लस, और यहाँ लिखना होता है माइनस। बड़े वाले डंडे की तरफ प्लस और यहाँ छोटे वाले की तरफ माइनस। ये सीरीज में थ्री सेल्स कनेक्टेड हो गए। अब ये बैटरी बन गई, सही है। तो इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से कितना प्रोवाइड कर सकता है? 6 वोल्ट का। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा? 6 वोल्ट। 2 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका और 2 वोल्ट इसका। 3 सेल्स है ना टोटल, 6 वोल्ट हो जाएगा टोटल, है ना। कह रहा अब 5 ओम रजिस्टर लगाना है बच्चों। कितने कितने ओम का, ध्यान से चेक करते हैं। ये देखिए, ये 5 ओम का रजिस्टर लगा दिया। ये ओम है, ये ओम यूनिट है रेजिस्टेंस की, ओम। फिर 8 ओम रजिस्टर, तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको? 8 ओम रजिस्टर, यहाँ लिखते जाइए 5 ओम, यहाँ लिख दीजिए 8 ओम और नेक्स्ट कितना है? एंड 12 ओम, एंड 12 ओम। और ये जो भी रजिस्टर्स हैं ये कनेक्टेड इन सीरीज हमको दिखाना है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने पैरेलल बोला नहीं तो जनरली, अच्छा ये बोला भी है आगे, कनेक्टेड इन अ सीरीज। एंड अ प्लग की भी लगानी है बच्चों। तो प्लग की कहाँ लगाएं सर? कहीं पे भी लगा सकते हो प्लग की, यहाँ लगा दो प्लग की। लो, प्लग की का सिंबल कैसा होता है? ऐसा, ठीक। अभी ये ओपन है और डॉट लगा दोगे तो कैसी हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। सर क्या ऐसे ही बनानी है? नहीं भाई, आप ऐसे ही बना दीजिए। लीजिए, ये ओपन है और इसको इसमें ऐसा टच करा दोगे तो कैसी हो जाएगी? क्लोज। ये लीजिए, क्लोज हो गई। तो जैसा बनाना है बना दो। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ऐसा सर्कल लगा के यहाँ पर डॉट लगा दिया, यानी कि सर्किट कैसा है? क्लोज। जब सर्किट क्लोज होगा तो इसमें से करंट फ्लो करने लगेगी। प्लस से कहाँ फ्लो करती है? माइनस। तो ये देखिए करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये और ये ऐसे आ जाएगी। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। एमीटर और वोल्ट मीटर कुछ लगाने के लिए तो बोला नहीं है, है ना। तो सिंपल यही आपका सर्किट हो गया। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने सर्किट बनाया था उसको रीड्रॉ करो by putting an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistor। अब मेरी बात सुनो पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला था? पहले तो वो आप सर्किट ड्रॉ कर लो। क्या बोला था आपको क्वेश्चन नंबर 1 में? उन्होंने बोला था कि 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का रजिस्टर है, एक की है, प्लग की है, और क्या है? 2 वोल्ट की 3 सेल्स हैं। तो 3 सेल्स बना लीजिए 2 वोल्ट के। तो ध्यान से चेक करो, ये देखिए 2 वोल्ट का ये सेल है, फिर 2 वोल्ट का ये वाला सेल है और 2 वोल्ट का ये वाला सेल है, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना हो गया? 6 वोल्ट। 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, टोटल कितना हो गया? 6 वोल्ट। ओके, और इसके बाद आपके पास रेजिस्टेंस कितने कितने थे याद करिए। एक था आपके पास 5 ओम का, ठीक है ना। फिर क्या था आपके पास याद करिए? 8 ओम, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 उठा के देखिए एनसीईआरटी का, पेज नंबर 213 में। फिर नेक्स्ट क्या था आपके पास रेजिस्टेंस बताइए? 12 ओम। ये था आपका ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब करना क्या है यहाँ पर? ध्यान से चेक करिए। यहाँ करना क्या है आपको? यहाँ पर आपको इस बार इन्होंने बोला है और यहाँ पे हमने की लगा रखी थी, याद है? ये देखिए की थी और ये की हमने क्लोज कर दी थी। ओके, अब इस बार इन्होंने क्या बोला है? कह रहे हैं कि एमीटर भी लगा दो। एमीटर कैसे लगता है याद करिए? सीरीज में लगता है। एमीटर कैसे लगता है? सीरीज में। तो कहीं पे भी लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं पे भी लगा दो। तो सपोज मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये सीरीज में ही तो आएगा। सीरीज मतलब जिस रास्ते से करंट जा रहा है, ये चेक करो, ये मतलब करंट तो अब ब्रांच में डिवाइड भी हो सकता है, बट आप समझो ना, फील करो, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, अभी समझ में आएगा आपको। ये एमीटर हमने यहाँ पे लगाया, ये सीरीज में, चेक करो। और ये रेजिस्टेंस भी तीनों कैसे हैं? सीरीज में, ठीक है ना। कब सीरीज में होते हैं? जैसे रेजिस्टेंस है ये देखिए, रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, सॉरी, ये रजिस्टर है। तो रजिस्टर का जब एक ये फर्स्ट रजिस्टर है और ये आपका सेकेंड रजिस्टर है, ठीक है। सेकेंड रजिस्टर, ये मान लो चलो ये फर्स्ट रजिस्टर है और ये सेकेंड रजिस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट रजिस्टर का जो एंड है वो सेकेंड रजिस्टर के स्टार्टिंग से अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये सीरीज में माना जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है, और अच्छी डेफिनेशन सुनिए। जब यहाँ बैटरी से करंट निकलता है, ये देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, बैटरी से अब करंट निकलता है और करंट को जब सेम करंट क्या है, अब देखिए फिगर नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये डायग्राम हमने बना लिया है। अब इन्होंने यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर, ठीक है। तो एमीटर को कहाँ लगाते हैं, सीरीज में। तो इसमें सीरीज में आप कहीं पे भी लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, ठीक है ना, सीरीज में लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं एक एमीटर लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना, एमीटर, ठीक है। एमीटर में आप क्या करते हो, यहाँ पर प्लस लिखते हो, यहाँ पर माइनस लिखते हो, क्यों, क्योंकि करंट बैटरी से निकलेगा ना यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा करंट, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ फ्लो करना है, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। प्लस वाला साइन किसको बताता है, हायर पोटेंशियल को, और माइनस वाला साइन किसको बताता है, लोअर पोटेंशियल को। तो इसलिए लेफ्ट में प्लस आएगा और राइट में माइनस, क्योंकि ऐसे करंट चल रहा है, ठीक है ना, बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ करंट चल रहा है, सही है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये एमीटर हमने सीरीज में लगा दिया। अब इन्होंने क्या बोला है, कह रहा है कि टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हो, याद करो, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। सर पैरेलल में कैसे लगाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से 2 वायर निकले हुए हैं, ये 2 तार इससे निकली हुई हैं, ये उठाइए, लाइए, यहाँ पे लेके आइए इसको। तो ये वोल्ट मीटर आप लेके आए, सही है। इसकी एक तार, ये 12 ओम के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसकी एक तार 12 ओम के लेफ्ट हैंड साइड से और इसकी एक वायर 12 ओम के राइट हैंड साइड से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए वोल्ट मीटर ये पैरेलल में लग गया, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट है। एमीटर क्या था, एमीटर के भी 2 एंड थे, लेकिन उसका एक ही एंड ये देखिए यहाँ से कनेक्टेड है, दूसरा एंड कहाँ से कनेक्टेड है, बैटरी से। दूसरा एंड यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। अगर एमीटर का दूसरा एंड यहाँ से कनेक्टेड हो जाता किसी तरीके से, तो ये पैरेलल में हो जाता, पैरेलल नहीं, सीरीज में लगाना है। वोल्ट मीटर में क्या करना है, जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो एक तार उस रजिस्टर के लेफ्ट हैंड साइड और एक तार उसके राइट हैंड साइड कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, सही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। एमीटर और वोल्ट मीटर में आपको रीडिंग कितनी दिखाई पड़ेगी, मतलब एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, यानी कि सर्किट में आपको करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करके बताना है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोचो, सबसे पहले हम इस पूरे सर्किट में कितनी करंट चल रही है वो हम बता देते हैं ओम्स लॉ से, ठीक है ना। V = IR से पूरे सर्किट में कितनी करंट चल रही है वो हम बता देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि बैटरी ने कितनी करंट दी, I। अब ये I करंट यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पे भी कितनी करंट चलेगी, I। यहाँ एमीटर में भी कितनी फ्लो करेगी, I। भाई I निकल रही है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यहाँ से निकल रहे हैं, तो एमीटर से भी जाएंगे, 5 ओम में से भी जाएंगे, 8 ओम में से भी जाएंगे, 12 ओम में से भी जाएंगे, और जाते 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 ऐसे क्री के थ्रू वापस बैटरी में, ऐसे ये करंट चल रहा है लगातार, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। यानी कि ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम तीनों ही किसमें, सीरीज में, तीनों में सेम करंट चल रही है, करंट के चलने का रास्ता सेम है, डिवाइड नहीं हुआ। मान लो अगर ऐसा कुछ होता तो पैरेलल में हो जाते, ध्यान से चेक करो, ये देखिए, ये देखिए, मान लीजिए कि ये 5 ओम ऐसा होता, ठीक है, और यहाँ 8 ओम ऐसा होता, और यहाँ 12 ओम ऐसा होता, तो यहाँ से I करंट आती, कुछ करंट इधर चली आती, कुछ इधर चली आती, कुछ इधर चली आती, करंट डिवाइड हो जाती। तभी तो हम बोलते हैं पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन सीरीज में करंट सेम रहती है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। यानी कि 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, 8 ओम के अक्रॉस कुछ और होगा, और 12 ओम के अक्रॉस कुछ और होगा। तो बहरहाल पहले तो आप सर्किट में करंट निकाल लीजिए। सर करंट कैसे निकालें पूरी सर्किट की, तो पूरी सर्किट की करंट निकालने के लिए आपको पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम तीनों मिलकर कितना इफेक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ इसके लिए आप एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। सर इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिस सर्किट में हम इन तीनों रजिस्टर की जगह एक सिंगल रजिस्टर लगा दें और वो रजिस्टर ये बता रहा हो कि वो उतना ही इफेक्ट डालेगा जितना ये तीनों मिल के डालते हैं। तो एक बात बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बताओ। तीनों सीरीज में तो सिंपली ऐड कर दोगे, सीरीज में रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है ना। तो R1 कितना है बोलो फटाफट, 5 प्लस R2 कितना है 8 और प्लस R3 कितना है 12। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 प्लस 5 कितना होगा, 13 प्लस 12 25 ओम। कितना हो गया, 25 ओम हो गया, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। तो इन तीनों की जगह आपने क्या लगाना है, 25 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। एमीटर लगे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। सर वोल्ट मीटर क्यों हटा दिया, हटाओगे इक्विवेलेंट सर्किट में वोल्ट मीटर क्यों लगाओगे, वोल्ट मीटर तो केवल 12 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है ना। अभी वोल्ट मीटर के बारे में मत सोचो अभी, ठीक है ना, क्योंकि अभी तुम करंट निकालने जा रहे हो।
तो यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ पे माइनस लगा, और ये आपकी बैटरी लगी हुई है कितनी 6 वोल्ट की, यहाँ पर की लगी हुई है, सही है। इसमें से करंट कितना निकल रहा है बताइए आई। इस पूरे सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताइए 6 वोल्ट्स बैटरी प्रोवाइड कर रही है, सही है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इक्विवेलेंट कितना है बताओ 25 ओम, ठीक। ओम्स लॉ लगाओ, क्या होता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। इस सर्किट के लिए लगा रहे हैं तो R की जगह क्या रखेंगे R इक्विवेलेंट। यहाँ से I की वैल्यू निकालो, I बराबर क्या हो जाएगा V बटे R, R इधर जाएगा ना डिवाइड हो जाएगा R इक्विवेलेंट, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। V क्या पूरे सर्किट का V, मतलब पूरे सर्किट में जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस दे रही कितना 6 और R इक्विवेलेंट कितना है 25, तो 6/25 एम्पियर क्या आ जाएगा करंट। अब 6/25 को बच्चों सॉल्व कर लीजिए आप लोग, कैसे करोगे 6/25 को, यानी कि आपने क्या करना है 25 6 को डिवाइड करना है 25 से, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा ये 2 टाइम्स जाएगा ना, हाँ 50 आएगा, फिर यहाँ 60 माइनस 50 कितना बचेगा 10, यहाँ पॉइंट की हेल्प से 0 4 टाइम्स जाएगा तो 25 इंटू 4 क्या होता है 100। तो चेक कर लो कितना आ गया 0.24 एम्पियर, तो 0.24 एम्पियर। बहुत ध्यान से चेक करिएगा करंट यहाँ से कितना निकल रहा है बताओ, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है बताओ 0.24 एम्पियर। जो करंट यहाँ से निकल रहा है वही तो यहाँ से निकल रहा है, यानी कि यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी 0.24 एम्पियर। अब ये जो करंट निकल रहा है वही तो यहाँ जाएगा, वही तो यहाँ जाएगा, वही तो यहाँ जाएगा, वही तो यहाँ जाएगा, सही। अब यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगा दीजिए। मान लो कि आपका वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देता है V3, कितनी रीडिंग देता है ये वोल्ट मीटर आपकी V3 मैंने इसका जानबूझ के नाम रख दिया क्योंकि ये थर्ड रेजिस्टेंस था जिसको आपने क्या बोला था R3, ठीक है ना। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा V3 इज इक्वल्स टू, पहली बात तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा कौन सा बताइए V इज इक्वल्स टू IR लगेगा। V की जगह हमने क्या रखा V3 का मतलब थर्ड जो आपका रजिस्टर है यहाँ उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। I की जगह क्या रखोगे बताओ 0.24, क्यों अरे 0.24 एम्पियर ही करंट तो आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो I की वैल्यू 0.24 एम्पियर रखी इंटू रेजिस्टेंस कितना है बताइए यहाँ का 12, ठीक है। तो 12 इंटू 0.24 कर दीजिए, आंसर वोल्ट्स में आ जाएगा। तो V3 जितना होगा उतना ही 12 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही रीडिंग कौन देगा वोल्ट मीटर, कोई डाउट है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 12 इंटू 0.24, 4 2 8, 4 1 4, 2 2 4 और 2 1 2, 8 8 2, पीछे से 2 डिजिट पे पॉइंट लगेगा 2.88, तो ये आ गया कितना 2.88 क्या वोल्ट्स, कोई डाउट है बताइए। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, रीडिंग ऑफ द एमीटर इज 0.24 एम्पियर एंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज व्हाट 2.88 वोल्ट्स। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, हाँ कर सकते हैं। अब इसी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, क्या करेंगे यहाँ पर क्या लगेंगे V इज इक्वल्स टू IR। I की वैल्यू कितनी रखोगे 0.24, लेकिन R की वैल्यू कितनी रखोगे 5, ठीक है, समझ गए बात को। हाँ तो यहाँ आप निकालिएगा और यहाँ भी आप खुद से निकालेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम। तो कितना करेंगे 0.24 इंटू 8 करोगे, यहाँ का अलग आएगा, यहाँ का अलग आएगा और यहाँ का अलग आएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में क्या होता है अलग होता है, चेक कर लो। यहाँ का अलग आएगा, यहाँ का अलग आएगा, यहाँ का अलग आएगा, लेकिन करंट तीनों में क्या है सेम है, इसलिए हम बोलते हैं सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। बात समझ में आई कि नहीं है। एक्चुअल में कहानी क्या चल रही है हम आपको समझा ही देते हैं जब लगे हाथ कर रहे हैं। जरा बच्चों इसके क्रॉस V1 निकालो, 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं फटाफट कैलकुलेटर से। कितना करना है बताइए बच्चों 0.24 इंटू वॉट 0.24 इंटू 5 करना है ना, कितना आ गया 1.2 वोल्ट्स आ गया। ये निकालना नहीं था क्वेश्चन में बट कुछ फील कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। V2 मतलब R2 की वैल्यू कितनी थी, रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू 8 ओम थी, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 कितना आ जाएगा चेक करो बच्चों 0.24 इंटू वॉट इंटू 8, ओके 1 कितना आ रहा है 92 वोल्ट्स, कितना आ रहा है 1.92 वोल्ट्स। सुन लो मेरी बात ध्यान से 1.92 वोल्ट्स। एक बात बताओ बच्चों यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.2, इसके क्रॉस कितना है 1.92, इसके क्रॉस कितना है 2.88, तीनों को जोड़ दो आपको पक्का 6 मिल जाएगा, चेक कर लो। 1.2 में आपको क्या ऐड करना है 1.92 और इसमें क्या ऐड करना है 2.88, ऐड करिए कितना आएगा 8 + 2 10, कैरी जाएगा 1, 2 + 1 3 + 9 कितना हो जाएगा 12 + 8 20, 2 जाएगा 2 + 2 4 + 2 6, 6.00 आ गया कि नहीं आ गया। सुनो मेरी बात ध्यान से, अरे 6 वोल्ट का क्या मतलब है बताओ, 6 वोल्ट का क्या मतलब है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था V = W/Q पढ़ा था, तो 6 वोल्ट का क्या मतलब है 6 वोल्ट का मतलब है 6 जूल पर कूलॉम।
चेक करो 6/1 ही तो 6 होता है। वर्क इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी 6 जूल पर कूलम, यानी कि इसका ये मीनिंग है कि जब 1 कूलम चार्ज यहाँ से चलता होगा बैटरी से, ठीक है, तो उसको टोटल कितनी एनर्जी मिलती होगी, 6 वोल्ट का मतलब है 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी मिलती होगी, 6 जूल की एनर्जी मिलती होगी। लेते लेते चले 1 कूलम चार्ज का मतलब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अरे 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। तो 1 कूलम का चार्ज यहाँ से चला मतलब 6.25 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन चले 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 चले। सबको यहाँ से भी होके निकलना है, सबको यहाँ से भी होके निकलना है और सबको यहाँ से भी होके निकलना है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, रोकने वाला। रोकने की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो। बताओ सबसे ज़्यादा कौन रोकेगा करंट को, मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने से सबसे ज़्यादा कौन रोकेगा, 12 ओम। ठीक है, रोकने को हमने नंबर से मेजर कर लिया बस। नंबर अगर बड़ा है, रेजिस्टेंस अगर बड़ा है तो उसका मतलब रोकने वाला ज़्यादा है। रोकने वाले का क्या मतलब, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो अंदर रेजिस्टेंस में जब घुसेंगे, अंदर रेजिस्टेंस मतलब अरे होगा कोई कंडक्टर या उसका कोई रेजिस्टेंस होगा, उसमें जब घुसेंगे तो अंदर कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे वो टक्कर करेगा। सबसे ज़्यादा टक्कर कहाँ करेगा बताइए, सबसे ज़्यादा टक्कर करेगा वो 12 ओम वाले में, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो बच्चों एक बात बताइए, वो लेके कितनी चले थे एनर्जी यहाँ से, कौन, 1 कूलम के चार्ज मतलब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितनी जूल एनर्जी लेके चला था, 6 जूल। दौड़ता गया, यहाँ आया, टक्कर खाया, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ टक्कर खाया, कितनी एनर्जी ड्रॉप कर दी, चेक करो 1.2 वोल्ट्स का मतलब जूल पर कूलम। जूल का मतलब सॉरी वोल्ट का मतलब जूल पर कूलम। तो इसको आप ऐसे पढ़ो 1.2 जूल पर कूलम। वोल्ट को आप क्या पढ़ सकते हो, जूल पर कूलम। इसका मतलब वही 1 कूलम के चार्ज जो निकले थे यहाँ से, जो टोटल 6 जूल लेके चले थे, 1.2 तो यहाँ ड्रॉप कर दी। अब जो बच्ची कुछ से आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फिर क्या पड़ा, 8 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे टक्कर हुई अंदर, तो 1.92 वोल्ट आ रहा है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब 1.92 वोल्ट को आप क्या बोलते हो, जूल पर कूलम। यानी कि उन्हीं 1 कूलम चार्जेस ने, यानी कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ने 1.92 जूल यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब जो बचा कुचा है वो यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे सही है, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप कर दिया, 2.88। एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी खत्म हो गई तो बेचारे थकते फिरते कहाँ आ गए, बैटरी में। बैटरी में वापस क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। हाँ 6 जूल की 1 कूलम को फिर आएंगे, फिर टकराएंगे, यहाँ ड्रॉप करेंगे, यहाँ ड्रॉप करेंगे। और याद करो, ये जो रेजिस्टेंस है भैया, ये बल्ब है या तो फैन है या तो रेफ्रिजरेटर है कि नहीं है। अब चलो मान लो बल्ब लगा हुआ है 5 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का, तो जो एनर्जी लॉस कर रहे हैं ये, वही एनर्जी किस में चेंज होती है, हीट और लाइट में। अब समझ में आएगी बात नहीं, ये इसका पूरा मीनिंग होता है। सही है, तो ये हम आपको फील कराना चाहते थे कि क्यों सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, क्योंकि सीरीज में उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारे रेजिस्टेंस से होकर गुजरना पड़ता है। कहीं पे टक्कर ज़्यादा होगी तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा ड्रॉप कर देंगे बेचारे, हीट या लाइट के फॉर्म में। अब रेफ्रिजरेटर है, उसका कुछ ना कुछ फंक्शन भी होता होगा, जो भी वो वर्क करता है उसमें एनर्जी चली आती होगी। गर्म भी तो हो जाता है, उसमें भी तो एनर्जी चली आती है, तो दोनों जगह एनर्जी उसकी खर्च हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं, समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए 3 बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ ड्रॉप हुई, 12 ओम वाले में, ज़्यादा हीट हो जा रहा होगा वो। तो इस तरीके से, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग ड्रॉप होता है, इसलिए सीरीज में बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, लेकिन करंट क्या है, सेम है। करंट सेम का मतलब है वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे ना बैटरी से, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, हर एक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी करंट क्या है, सेम। तो ये पूरा फील था, ये हमने आपको बता दिया। ओके, कर लीजिए नंबर 1, पेज नंबर 216 पे। इसको करने से पहले आइए मैं आपको कुछ फील कराना चाहता हूँ। क्या क्लास में आपको याद है जब हम पैरेलल में 2 रजिस्टर्स लगाते थे, याद करिए, ओनली 2 रजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ अभी पैरेलल में। चेक करिए, पैरेलल में 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। सपोज ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 है और उसका R2 है। यहाँ हमने क्या कनेक्ट किया, यहाँ हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, यानी कि बैटरी वगैरह या सेल वगैरह, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V वोल्ट। ये यहाँ से करंट I निकलता है, तो यहाँ पे जब करंट जाएगा तो ये वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I1। भाई कुछ करंट इधर चलाएगा, कुछ करंट इधर चलाएगा, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, I माइनस I1। चेक करो पीछे से कितना आ रहा था टोटल I, तो I में से I1 चला गया, तो ये वाली ब्रांच में कितना जाएगा, I माइनस I1। सही है, तो यहाँ से कितना निकलेगा बताइए, इधर से आ रहा है I1, चेक करो ना, I1 आ रहा है इधर से, और इधर से कितना आ रहा है, I माइनस I1। यहाँ से कितना आ रहा है, I माइनस I1। ऐड करो दोनों को, I1 और प्लस I माइनस I1, I1 से I1 कैंसिल, I बच जाएगा, तो ये वाली ब्रांच में कितना जाएगा, I। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना करंट इधर एंटर किया था उतना ही तो निकलेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। चेक करो, ये पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे होते हैं, जब दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड एक तरफ, चेक करो, दोनों रेजिस्टेंस का ये लेफ्ट वाले एंड एक तरफ और राइट वाले एंड एक तरफ, ठीक, ये पैरेलल में करंट डिवाइड हो जा रहा है। चेक कर लो, I में से I1 इधर जा रहा है, I माइनस I1 इधर जा रहा है, ठीक। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है। चेक करो, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट,
R2 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी तो प्रोवाइड कर रही है V वोल्ट, ठीक। बहरहाल तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम बट करंट डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाया था क्लास में, कैसे 1 अपॉन मान लो कि क्या है, R इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दोनों का, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2 ऐसा होता था। इसको सॉल्व करते थे तो क्या आता था 1 अपॉन R, यहाँ एलसीएम लेते थे क्या होता था बताइए, R1 इंटू R2, ये इधर जाएगा तो R2, ये इधर आएगा तो R1, यानी कि R2 प्लस R1, फिर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो R अपॉन 1 कितना हो जाएगा R, इधर भी रेसिप्रोकेट कर दो तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R1 को आप R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। ये हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्लास में पढ़ाया हुआ है कि जब दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में हो तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों का सम करके उससे डिवाइड कर दो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही चीज़ है। अब आइए जरा हम आपको फील कराते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर लगा हुआ है 2 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ लगा हुआ है 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल के दिखाइए जरा। R1 की वैल्यू कितनी है बताइए 2, R2 की वैल्यू कितनी 3, तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, 2 इंटू 3 क्या होता है 6 अपॉन 2 प्लस 3 क्या होता है 5। करेक्ट आंसर कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ तो कितना आ जाएगा चेक कर लो इसको, मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 6 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, यहाँ 1 पॉइंट लगेंगे 0, 1.2 ओम आ गया। सुनो पता है मैं दिखाना ये चाहता हूँ आपको कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस, अभी तो हमने 2 रेजिस्टेंस लिया, ओनली 2 रेजिस्टेंस का केस लिया, जब 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस बच्चों अगर पैरेलल में लगे होते हैं ना, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है। बात समझो देखो यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ 2 ओम है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस इन दोनों में से कौन सा है 2 ओम का, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना वो 2 से भी छोटा आएगा। चेक कर लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया 1.2। अगर अभी भी आपको भरोसा नहीं है तो आप एक काम करो, यहाँ पर आप 3 ओम की जगह 1 ओम ले लो, चलो 1 और 2 ओम के रेजिस्टेंस लिए, इनको आप पैरेलल में लगाइए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा R इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2, यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। आंसर निकालिए कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया। चेक कर लो ये 2 अपॉन 3 कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 0.666 ऐसा ही कुछ आएगा। हाँ बच्चों चेक करो 0.66 जो है ना वो 1 से भी छोटा है, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगाते हैं उनमें जो सबसे छोटा होता है इक्विवेलेंट उससे भी छोटा ही आता है, ठीक है हमेशा। अब ये 2 रेजिस्टेंस से हमने आपको सिखाया, 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हो ना तब भी वैलिड होता है, सही है बात समझो ठीक। अब देखिए ये नोट पहले तो कॉपी में लगा लो फिर क्वेश्चन कर लेना। नोट क्या है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा लेस देन आता है किससे, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। मतलब उसमें जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिए उसमें से जो स्मॉलेस्ट होता है ना उससे भी कम आता है कौन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता है, सीरीज में तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे 1 और 2 को सीरीज में लगाओगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, ज़्यादा आंसर आएगा। बहरहाल अब देखिए बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में कह रहा है कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सुनो बच्चों फाइंड नहीं बोला है उसने, जज बोला है उसने, ठीक है ना। जज करिए द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना। तो ये तो हमने आपको नोट लिखवा दिया यहाँ। अब देखिए पार्ट ए में इन्होंने यहाँ 1 ओम दिया है और 10⁻6 ओम दिया है। बच्चों एक बात बताइए, आप मुझे क्या बिना कैलकुलेट किए हुए बता सकते हैं कि इसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं बताइए। ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 से भी छोटा आएगा। चेक करो 1 छोटा है कि 10⁻6 छोटा है, चेक करो। 10⁻6 तो भाई बहुत बड़ा नंबर हो गया यार। हाँ 10⁻6 का मतलब क्या हो गया, 10⁻6 का मतलब 1 लिखो और 1 2 3 4 5 6 0 लगा दो, यही मतलब है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया कितना आपका 10 लाख हो गया मेरे ख्याल से ना, 6 0 3 3 6, हाँ ठीक है 10 लाख हो गया, ये 10 लाख ओम, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब जो भी पैरेलल में लगे रेजिस्टर इनमें से छोटा वाला कौन सा 1, यानी कि इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 1 से भी छोटा आएगा। आइए जरा करके दिखाते हैं हम आपको पार्ट ए में, ठीक है। तो पार्ट ए में R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये R1 है, R1 का वैल्यू कितना है 1 ओम और R2 का वैल्यू कितना है 10⁻6 ओम। तो R इज इक्वल्स टू व्हाट, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना है बोलो 1 इंटू R2 कितना है 10⁻6 अपॉन R1 कितना है 1 प्लस 10⁻6। तो 10⁻6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10⁻6 अपॉन 1 प्लस 10⁻6
1 प्लस 10 टू द पावर 6। अब बच्चों एक बात बताओ, बहुत ध्यान से चेक करना, इसको हटा देते हैं, ठीक। सुनो एक बात बताओ, यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है 10 की पावर 6 और डिनोमिनेटर कितना है, चेक करो। डिनोमिनेटर कितना है 10 की पावर 6 प्लस 1। सुनो 10 की पावर 6 प्लस 1 कितना होगा, 10 की पावर 6 तो इतना हो गया और इसमें 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 1। सही है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 0 1, ठीक है। ऊपर 10 टू द पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6। अब मुझे आप यहाँ से देख के बताइए कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है या नीचे वाला नंबर बड़ा है। नीचे वाला नंबर बड़ा है। जब भी नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, तो हमेशा लेस देन 1 होता है मैथ्स में। इतना ये तो पढ़े हुए यार कहीं पे भी जाके चेक कर लो, अगर ऊपर वाला नंबर आपका क्या पड़ गया, छोटा पड़ गया, नीचे वाला नंबर अगर आपका बड़ा पड़ गया, चेक करो ऊपर 8 है नीचे 8.1 है, कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लेना, हमेशा लेस देन क्या आएगा 1 आएगा। चेक कर लीजिए 8 डिवाइडेड बाई 8.1 कितना आ गया 0.98, लेस देन 1 होएगा। 8 बाई 9 करो, 8 बाई 9 करो, लेस देन 1 आएगा। 8 बाई 11 करो, लेस देन 1 आएगा। यानी कि जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हमेशा मैथ्स में आंसर 1 से कम आता है। तो क्या इसको एग्जाम में हम कैलकुलेट करेंगे? जी नहीं, इसको हम एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम ओनली यहाँ पर क्या लिख दिया करेंगे, ओनली हम लिख देंगे लेस देन 1, खत्म कहानी। अगर ये लेस देन 1 ओम आ गया, ठीक है ना, और अगर आपकी मर्जी हो ना आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर लो, देख लेना 1 से छोटा ही आएगा। लाओ मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 1, ये आ गया 0.99999। कितना आया 0.99999, 1 2 3 4 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। ये लेस देन क्या हो गया 1 हो। तो आपको एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं, इसको डिवाइड कौन करेगा यार 10 घंटे, ठीक है ना। तो क्या सीखना चाहते थे हम लोग यहाँ पर, हम ये सीखना चाहते थे कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को किस में लगाते हैं, पैरेलल में, तो जो इक्विवेलेंट आता है ना वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। तो ध्यान से चेक करो, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा था 1 ओम, तो मेरा आंसर 1 से छोटा ही तो आया, सही है ना। ठीक है, तो पार्ट बी जरा करिए बच्चों। अब ध्यान चेक करो, पार्ट बी में क्या लगाया उन्होंने, R1 कितना है बोलो 1 ओम, R2 कितना है बोलो 10 टू द पावर 3 ओम, और R3 कितना है बोलिए फटाफट, R3 कितना है 10 टू द पावर 6 ओम है, सही है ना। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है बताइए, 1 है, सही है ना इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 1 है, तो आंसर 1 से भी छोटा आएगा, क्योंकि तीनों को किस में लगाया इन्होंने, पैरेलल में। अगर पैरेलल में लगाया है, अब कुछ बच्चे पता क्या सोच रहे होंगे, 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में तब भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, ये वाला। जी नहीं, ये 2 रेजिस्टेंस के लिए बताया आपको, 3 के लिए नहीं बताया हुआ है, ठीक है ना। तो 3 के लिए क्या करेंगे, 3 के लिए वही अपना नॉर्मल तरीका है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। को डाउट है? अब इसको बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू, या तो आप एक काम करो ना, पहले इन दोनों में क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, जो आंसर है उसके साथ लगा दो, ऐसे कर लो ना, क्या दिक्कत है बताओ। चलो, तो पहले इसके लिए और इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, अरे भाई चेक करो ना, 3 है टोटल, तो उसमें से कुछ ऐसा आएगा, ये देखो ये और ये हो गया तीसरा, ठीक है, ये 3। तो ये ऊपर वाले 2 पैरेलल में कौन कौन, R1 और R2, पहले इन, अब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, तो हमने यहाँ लगा दिया अभी कि R1 इंटू R2 अपॉन वॉट, R1 प्लस R2 लगा लो, R1 इंटू R2, R1 कितना है 1, R2 कितना है 10 की पावर 3 अपॉन R1 प्लस R2, 10 की पावर 3 इंटू 1 क्या हो गया 10 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 3 इंटू प्लस 1 प्लस 10 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, सही है ना। और नीचे क्या आ जाएगा बताइए 1 प्लस 1001, तो ये हो गया 1001, 10 की पावर 3000 प्लस 1 1001, ये आ गया आपका क्या R इक्विवेलेंट आ गया। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करो, इधर R1 R2 R3 लगाए थे आपने पैरेलल में, अब इन दोनों की जगह इनका इक्विवेलेंट बना दो। इनका इक्विवेलेंट कितना है बताइए 1000 अपॉन 1001। तो एक नया डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे इन दोनों को हटा के इसकी जगह अब हमने क्या लिखा बोलिए 1000 अपॉन 1001, और थर्ड वाला वैसे ही रहेगा आपका, थर्ड वाला कितना था 10 की पावर 6 था। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा दीजिए, ये भी तो पैरेलल में है, ठीक है ना, यानी कि R इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2, समझे ना, R1 की जगह आएगा R2 की जगह ये आएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए 1000 अपॉन 1001 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन क्या हो जाएगा R1 प्लस R2,
यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 अपॉन 1001 और प्लस 10 की पावर 6, कुछ ऐसा आपके पास हो जाएगा। सही है ना? ओके, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो ये हमें देखना होगा इसको किस तरीके से सॉल्व करें। देखो जरा, देखो 1000 अपॉन 1001 ये कितना आ जाएगा 0.999 आ जाएगा। ये आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ये 0.999 आ जाएगा, ठीक है ना। 1000 डिवाइडेड बाय 1001, यस 0.999 आ रहा है, ठीक है। और इंटू क्या है 10 की पावर 6 है, अपॉन में देखो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 1001 0.999 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू नहीं है प्लस है, सॉरी प्लस है 10 की पावर 6। सही है। अब एक बात बताओ बच्चों, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसमें छोटा बड़ा कैसे बताएं, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा थोड़ा सा बच्चों, ऐसे ये हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो हाँ नॉर्मल वाले से आ रहा है क्या, चलो यार नॉर्मल से कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट बी में ये R1, R2 और R3 पैरेलल में, तो जब 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आप फॉर्मूला ये वाला मत लगा दीजिएगा कि आप सोच लो R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। R इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये केवल शॉर्ट फॉर्मूला बताया किसके लिए, केवल 2 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो। तो इसको कैसे करेंगे, तो जवाब है जैसे नॉर्मल तरीका होता है तो वैसे करेंगे। तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है ना। सॉल्व करिए, 1 अपॉन R1 कितना है बताओ 1, प्लस 1 अपॉन R2 कितना है 10 की पावर 3 और प्लस 1 अपॉन R3 कितना है 10 की पावर 6, तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 6। सही है। सॉल्व करो थोड़ा सा बच्चों, देखो 10 की पावर 3 10 की पावर 6 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, अरे जब भी यहाँ पर ऐसा दिया हो ना 10 की पावर में तो उसका एलसीएम 10 की हाईएस्ट पावर आता है, तो 10 की हाईएस्ट पावर आ गया, ठीक है। इसको 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 10 की पावर 6 आ जाएगा, प्लस 10 की पावर 6 को 10 की पावर 3 से डिवाइड करो, 10 की पावर 6 को 10 की पावर 3 से डिवाइड करो, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 6 माइनस 3 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 की पावर 3 इंटू 1 10 की पावर 3 और प्लस 10 की पावर 6 को 10 की पावर 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब डिनोमिनेटर में चेक करिए 10 की पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएंगे, सही है। और ऊपर बच्चों चेक कर लीजिए, ऊपर हो गया आपके पास क्या 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 0, तो ये हो गया। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है और 1000 में 1 ऐड कर दीजिए तो 1001, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इनको चलिए आपको ऐड करके दिखा देते हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। तो ये अगर आप ऐड करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 1001 लिखना है हमको, है ना, तो 1001 लिखना है, दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ 1 0 0 1 0 0 1, ये ऐसा आ गया, ठीक। तो न्यूमरेटर में आ गया 1 0 0 1 0 0 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, सही है। लेकिन ध्यान दें ये 1 अपॉन R आया है, अभी क्या आया ये 1 अपॉन R आया है। अब रेसिप्रोकल करोगे तब R आएगा ना, तो इधर भी रेसिप्रोकल करो तो ये R अपॉन 1 हो जाएगा, उधर रेसिप्रोकल कर दो, सही करो, लेफ्ट में रेसिप्रोकल करो तो R इज इक्वल्स टू, इधर भी रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 1 0 0 ऐसा। अब मुझे यहाँ से देख के बताइए आप कि न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। और मैंने क्या बताया था, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो हमेशा आंसर क्या आता है लेस देन 1, तो ये भी क्या आ जाएगा लेस देन 1 ओम। इसका भी आंसर 0.9999 कुछ करके आएगा, लेस देन 1 ओम का मतलब क्या, कैलकुलेट नहीं करके दिखाना एग्जाम में, बस कर दो लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, जब 3 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं ना, तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा आता है कौन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटा आ गया। अब जज कर लिया, जज करने के बाद ये वाला स्टेटमेंट आप लोग अपनी कॉपी में उनको एग्जाम में बता दीजिएगा, बोलेगा कि हेयर द कंक्लूजन इज दैट
व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कोई डाउट है बताइए? बहुत कुछ सिखाता है एनसीईआरटी ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में घुमा के पूछ सकता है आपसे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।